वेल माई सेल्फ निर्माण चीते। तो आज हम आपके फ्लेमिंगो बुक में एक नया चैप्टर इंडिगो लेकर जाएंगे। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी रहेगा, लेकिन मैं कंप्लीट इन डेप्थ डिटेल्स आपको दूंगा इस चैप्टर में से। जहां तक मैंने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया, या तो एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में, या एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 6 मार्क्स में, या एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में। तो चैप्टर अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इंडिगो को लिखने वाले आपके लुइस फिशर थे। पहले इस कहानी को समझेगा। ये ना लुइस फिशर ने फिशर, मैं गलती से फिशर बोल गया। तो जो लुइस फिशर थे, उन्होंने पर्टिकुलरली महात्मा गांधी जी के साथ अपना एक इंसिडेंट शेयर किया है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर ध्यान से देखो, स्टार्टिंग कहानी की कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर पूछ लेते हैं लाइन देकर कि यहाँ पर आई किसको रेफर किया हुआ है। चलिएगा, सुनिएगा। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी। तो आई कौन है यहाँ पर? लुइस फिशर। तो लुइस फिशर बताते हैं कि जब मैंने गांधी जी को विजिट किया 1942 में, और मैं उनके आश्रम गया सेवाग्राम, जो कि उस समय गुजरात में पड़ता था, जो कि सेंट्रल इंडिया का पार्ट था। ही सेड, वो बोलते हैं, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। वो बताएंगे। अब गांधी जी ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई किसके लिए था? यही मेन ट्विस्ट है प्लॉट का, स्टोरी का। यहाँ पर आई लुइस फिशर के लिए है। अब यहाँ पर आई गांधी जी के लिए यूज हो चुका है। क्लियर है? तो इस लाइन को ध्यान से देकर जाएगा। आई किसके लिए था? लुइस फिशर। अब यहाँ पर गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ एक इंसिडेंट के बारे में जो कि मेरे साथ हुआ था, और कैसे मैंने 1917 में चंपारण में एक मूवमेंट किया। और यहाँ से गांधी जी को एक टाइटल मिलेगा महात्मा का, जिनको क्या, जब महात्मा गांधी जी के नाम से जानते। चलिए तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यार, कहानी में मेन कोर कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा? तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कहानी गांधी जी के ऊपर रहेगी, कि गांधी जी का जो सफर था सत्याग्रह की तरफ कैसे गया। सत्याग्रह मतलब नॉन वायलेंस की जो सोच थी, और गांधी जी ने अपने जीवन को कैसे समर्पित किया, किसके लिए? लोगों के लिए। और वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आपके बिहार के एक शहर चंपारण से। देखिए, जब ये स्टोरी एग्जिस्ट करती है ना, उस समय बिहार एज एन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो गांधी जी बिहार से चंपारण जाएंगे, तो बच्चे कहेंगे कैसी बातचीत कर रहे हैं, बिहार के अंदर पड़ता है चंपारण। तो बातचीत पुराने समय की हो रही है, उस समय बिहार स्टेट नहीं था। तो ये कुछ चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए इनिशियली बता दे रहा हूँ। चलिए तो अब ध्यान से देखते हैं क्या है। तो ये चैप्टर आपका एक्सर्प्ट, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, एक्सर्प्ट है, जो कि एक हिस्सा है किसका? गांधी जी की किताब लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी, जो कि गांधी जी पर लिखी हुई है, फिशर्स की किताब। क्लियर? जो कि इस कहानी के आपके ऑथर भी हैं। द ऑथर, तो ऑथर बताते हैं कि जब वो गांधी जी को विजिट करते हैं, कब? 1942 में। तो गांधी जी उनको एक इंसिडेंट नरेट करता है, जिससे कि प्रॉम्प्ट गांधी जी प्रेरित हुए किस चीज को लेकर? ब्रिटिश राज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो अब वो इंसान राजकुमार शुक्ला होंगे, मैंने तस्वीर लगा भी दी, राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला एक पीयर प्रेजेंट, जो कि गांधी जी को प्रमोट करते हैं कि आप हमारी दिक्कतों को समझे, जो हम दिक्कत में है। और गांधी जी उनकी बात को सुनकर कहां पर जाएंगे? चंपारण, ताकि टायरनी मतलब उत्पीड़न, जो दुख दर्द में राजकुमार शुक्ला थे, उनसे उन्हें बचा सके। चलो थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूँ, एक बार पूरे में चैप्टर स्केच नहीं बता रहा हूँ, कहानी बहुत लंबी है। तो बेसिक बेसिक डिटेल्स देता चलूंगा कि आपको कहानी क्लियर हो। अब देखिएगा, एक्चुअली में क्या था कि जो राजकुमार शुक्ला थे, वो एक इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स थे। इंडिगो किसको बोलते हैं? नील। वो नील को उगाया करते थे। अब ब्रिटिशर्स ने उस समय कंपलसरी किया हुआ था कि जमीन हमारी होगी, हम आपको काम पर रखेंगे। इनको टेनेंट्स कहा जाता था, क्योंकि किराएदार थे। और जो जमीनें थी वो किसकी हुआ करती थी? इंग्लिशमैन। तो जितनी भी जमीन इनके पास है, तो उसका 15% या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं 3/20। तो 15% या फिर 320 एरिया में इंडिगो उगाना पड़ता था। और वो इंडिगो फ्री में एज अ कंपनसेशन किसको देना पड़ता था? ब्रिटिशर्स को। अब हुआ क्या कि आपका जर्मनी में सिंथेटिकली इंडिगो बना लिया गया। इंडिगो मतलब नील। अब इंडिगो को उगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। तो अब ब्रिटिशर्स बड़ी होशियारी से कहेंगे कि हम किसानों को इस, जो हमने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि आपको 15% जमीन पर इंडिगो ही उगाना है, और आप हमें फ्री में दे दिया करते थे एज अ कंपनसेशन, हम आपको उस चीज से रिहा करते हैं। उसके लिए आपको हमें बस कुछ पैसा देना होगा। अब कुछ फार्मर्स सपोर्ट में थे, कुछ फार्मर्स अगेंस्ट थे। तो जो सपोर्ट में थे वो इनको पैसा दे देंगे। और बाद में इन फार्मर्स को पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स ने इनका बेवकूफ बनाया, और एक्चुअल में ये चीज सही थी भी नहीं। और तब जाकर ये लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे कि जो हमने आपको एज अ पैसा कंपनसेशन के रूप में दिया, वो पैसा हमें क्या दीजिए वापस। और उस चीज की, उस मूवमेंट को कौन लीड करेंगे? आपके महात्मा गांधी। अब स्टोरी किस तरीके से जाएगी वो आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए तो मुझे लगता है कि बेसिकली मैं आपको चैप्टर स्केच में गांधी जी, राजकुमार शुक्ला, इनके बारे में बता चुका हूँ। आप पढ़िएगा। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, और एक ही चीज 2 से 3 बार हो जाएगी, जो कि वर्थ इट नहीं होगी। आपका भी समय बर्बाद होगा। चलिए अब मेन कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। अब फटाफट से कहानी को गो थ्रू करते चलते हैं। तो अब वो अरेंजमेंट जो कि मैं आपको इनिशियली बता चुका हूँ, मैं उसको समझाऊंगा एक बार। क्लियर? चलिए तो प्रेजेंट के समय में जो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड सिस्टम था, वो किस प्रकार से चला करता था। तो जो मोस्ट ऑफ द लैंड थी, जो कल्टीवेशन के लिए फिट थी चंपारण में, वो सभी के सभी किसके पास थी? इंग्लिशमैन के पास। और वो इंडियन टेनेंट्स, मतलब जमीन इंग्लिशमैन की, उस पर काम करते हैं इंडियंस। तो किराएदार को यहाँ पर टेनेंट कहा जा रहा है। उस जमीन का 15%, या फिर ऐसा कह लीजिए 320 ऑफ लैंड, उनको उस होल्डिंग पर पर्टिकुलरली इंडिगो उगाकर और फ्री में वो किसको देना पड़ता था? आपका ब्रिटिशर्स को, एज अ रेंट, एज अ किराया। अब होगा क्या? जो ब्रिटिशर्स थे वो कहेंगे कि पीजेंट्स को वो आपको इस तरीके के रेंट से फ्री कर रहे हैं, मतलब अब आपको इंडिगो आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो होगा क्या कि जैसे लैंडलॉर्ड्स को पता चलेगा कि जर्मनी में आपका सिंथेटिक इंडिगो बन चुका है, वो कहेंगे शेयर क्रॉपर से। शेयर क्रॉपर समझ गए? पहले ये सिस्टम चलता था, आपको मैंने अपनी जमीन दी, तो पैसा आपका, खर्चा आपका, रिस्क आपका, बस आप जो उगाएंगे उसका कुछ हिस्सा आपको मुझे देना पड़ेगा। उसको शेयर क्रॉपर्स कहा जाता था। क्या हम आपको शेयर क्रॉपिंग के सिस्टम से रिलीज कर देंगे? आपको 15% देना नहीं पड़ेगा।
द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इरक्सम। इरक्सम मतलब ये बहुत बेकार और सरफिरा, मतलब किसी भी तरीके से सही नहीं था। और कई सारे पीजेंट जो थे वो विलिंगली साइन भी कर देते कि चलो अच्छी बात है कि हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों को लगा कि नहीं यार ये तो गलत है, वो लॉर्ड्स को लेकर आ जाते हैं। तो अब क्या होता है, बाद में सभी लोगों को बात पता चल जाती है कि जो सिंथेटिक इंडिगो था वो जर्मनी में बन चुका है। अब जैसी बात मुझे पता चली और आपने मेरे से पैसे भी ले लिए कि मैं आपको फ्री कर रहा हूँ, आपको इंडिगो उगाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो लगेगा कि मुझे ठगा गया। तो ये लोग अब क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और क्या कहेंगे कि ब्रिटिशर से हमारा पैसा में क्या दीजिए वापस। तो यहाँ पर एक इंसान होंगे राजकुमार शुक्ला, जो गांधी जी को अप्रोच करेंगे, गांधी जी से कहेंगे कि आप हमारी मदद कीजिए। अब चीजें किस तरीके से बनेंगी वो आपको स्टोरी में पता चलेगा, चलिए तो देखते चलते हैं। तो जो राजकुमार शुक्ला थे वो कैसे आपका एक रिजोल्यूट प्रेजेंट थे। रिजोल्यूट मतलब दृढ़ता के साथ जो ठानेंगे वो कर कर रहेंगे, तो कर कर रहेंगे। अब ध्यान से देखना वो गांधी जी को कैसे कन्विंस करते हैं। तो गांधी जी को इंसिडेंट बताना स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिश रूल किस तरीके से था और कैसा हमारे साथ गलत हुआ। ये इंसिडेंट 1917 में होता है, मतलब गांधी जी बता रहे हैं इंसिडेंट कि राजकुमार शुक्ला ने मुझे जो बताया, और गांधी जी अब इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को नरेट कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट था वो 1917 में होता है कि गांधी जी दिसंबर में गए हुए थे 1916 में। एनुअल कन्वेंशन, सालाना एक मीटिंग होती थी किसकी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कब, कहां पर, लखनऊ में। तो वो बताते हैं कि जब ये बात राजकुमार शुक्ला मुझ तक पहुंचा तो मैं 1916 में एक मीटिंग अटेंड कर रहा था लखनऊ में, जो मीटिंग किसके द्वारा होस्ट की गई थी, आईएनसी। उसमें 2301 डेलीगेट्स मतलब लीडर्स आए हुए थे, काफी विजिटर्स भी थे। ठीक, उस प्रोसीडिंग के दौरान एक पुअर, एक गरीब, इमेंसिपेटेड मतलब एक बेचारा सा एक पीजेंट मेरे पास आता है, राजकुमार शुक्ला, जो कि गांधी जी को अप्रोच करता है। शुक्ला वॉज वन ऑफ द शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। तो जो शुक्ला था वो चंपारण शेयर क्रॉपर समझ गया, अभी मुझे पूरा सिस्टम बताया वो। तो शुक्ला गांधी जी से कहता है कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में चलिए और पीजेंट्स की कंडीशन देखिए। और वो ये भी कहता है पर्टिकुलरली ही केम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन, और वो ये भी बताने आया था कि बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है वहां पर काफी कमियां हैं। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी इस चीज के बारे में सुना ही नहीं था। फुटहिल्स ऑफ टॉवरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। यार तुम्हें पता होगा ये पर्टिकुलरली आपका चंपारण है, तो बिहार के ऊपर नेपाल पड़ता है, तो नेपाल में पहाड़ है, तो पहाड़ों के पैरों में एक एरिया पड़ता था जिसको क्या कहा गया, चंपारण। तो एक कहने का तरीका है, क्लियर। चलिए, गांधी जी की अदर कमिटमेंट्स, गांधी जी को कानपुर भी जाना था, पहले कानपुर की स्पेलिंग ये थी, और गांधी जी को अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी जाना था। लेकिन शुक्ला उनके साथ हर जगह जाता है, हफ्तों कई दिनों तक वो गांधी जी के साथ साथ घूमता है, गांधी जी को छोड़ता नहीं, और गांधी जी से भीख मांगता है कि प्लीज एक डेट फिक्स कर दीजिए। गांधी जी उसकी टेनिसिटी, उसकी फर्मनेस को देखकर, दृढ़ता को देखकर काफी इंप्रेस हो जाएंगे और एग्री करेंगे कि चलेगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कहां पर, चंपारण। और वो कहते भी हैं कि वो कलकत्ता, मतलब अभी वो कलकत्ता जा रहे हैं, तो कलकत्ता में वो वहां पर आ जाए और उनको फिर कहां पर लेकर चले, अपने होम टाउन चंपारण। तो गांधी जी जब कलकत्ता पहुंचते हैं अपने आश्रम में अहमदाबाद, तो आफ्टर सम मंथ्स, कुछ समय बाद या कुछ महीनों बाद उनको शुक्ला दिखता है, जो कि एक पुअर यमन मतलब किसान था, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था, और वो किसको अपने साथ लेने आया हुआ था, महात्मा गांधी जी। चलिए अब देखिएगा, तो व्हाई डू यू थिंक, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जो सर्वेंट्स थे वो अब होगा क्या, कि अब जो गांधी जी थे, गांधी जी सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी की तरफ जाएंगे, जो कि उस समय एक एडवोकेट थे और बाद में जाकर इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। तो वहां पर एक इंसिडेंट होगा, ध्यान से देखिएगा। तो जो शुक्ला और जो गांधी जी थे वो बिहार की कैपिटल पटना में जाते हैं एक लॉर्ड से मिलने, जिसका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद। जो मैन था वो बाद में इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बना, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। और उस समय राजेंद्र प्रसाद बाहर गए हुए थे। तो जो सर्वेंट्स थे वो शुक्ला को जानते थे, एक पुअर किसान, पेस्टर्ड मतलब जो कि उसके मास्टर को आकर पेस्टर्ड मतलब काफी परेशान करता है कि मदद कर दो, हमारी मदद कर दो, जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के साथ हुआ। तो वो गांधी जी को क्या समझ लेते हैं, किसान और अनटचेबल समझ लेते हैं। तो वो गांधी जी को मना कर देते हैं कि पर्टिकुलरली आपको कुएं से पानी नहीं निकालना। उस समय अनटचेबिलिटी पीक पड़ती है, छुआछूत, कि अगर आप कुएं में से पानी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कुआं खराब हो जाएगा। मतलब ऐसी सोच चला करती थी, बेकार सोच थी काफी। तो वो गांधी जी को पानी पिलाने से और कुएं से पानी निकालने के लिए भी मना कर देंगे। तो एक इंसिडेंट था जो कि हुआ, बस याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, गांधी जी डिसाइड करेंगे कि वो सीधा चंपारण ना जाकर पहले कहां पर जाएंगे, मुजफ्फरपुर, और फिर मुजफ्फरपुर के बाद कहां पर जाएंगे, चंपारण। तो बिहार गए, बिहार में मतलब पटना, फिर पटना से कहां पर जाने वाले, मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से कहां पर जाने वाले, चंपारण। चलिए, तो गांधी जी डिसाइडेड, तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे चंपारण जाने से पहले, ताकि उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और कंडीशन जो कि वहां पर चल रही है। तो गांधी जी एक टेलीग्राम भेजते हैं, टेलीग्राम उस समय की एक चिट्ठी हुआ करती थी, उसको कहा हुआ है, सिंपल समझ लीजिएगा। उस समय के जो प्रोफेसर थे, कौन, जेबी कृपलानी, जो कि उस समय मुजफ्फरपुर में एक आर्ट्स कॉलेज था, वहां पर पढ़ाया करते थे। जो कि उनके जैसे आप रविन्द्रनाथ टैगोर को भी जानते हैं, उनका एक शांति निकेतन स्कूल था, वहां पर भी इनकी और गांधी जी की बातचीत हुई थी। तो ट्रेन जो है, जब गांधी जी निकल पड़ते हैं मुजफ्फरपुर के लिए, तो ट्रेन 15 अप्रैल 1917 में मिडनाइट में पहुंचती है। तो वहां पर उनको लेकर आने के लिए वहां पर उनके एक दोस्त जेबी कृपलानी खड़े हुए थे, और बहुत सारे बच्चे भी थे। गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिन के लिए कहां पर रुकते हैं, प्रोफेसर मलकानी। अब बच्चा रल जाता है, देखो समझो, उनकी बातचीत किससे हुई, जेबी कृपलानी, और जेबी कृपलानी को लेने के लिए आए, किस जगह पर लेने के लिए आए, स्टेशन। अब
लेने तो स्टेशन पर जेबी कृपलानी आए थे, लेकिन वो जो रुकते हैं वो इनके घर पर नहीं रुकते, वो किसके घर पर रुकते हैं, प्रोफेसर मलकानी। तो दो अलग लोग हैं। अब वो बताते भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर, और वो इस स्टोरी को रिकॉल करते हुए कहते हैं कि उस समय जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनके लिए बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अजीब चीज हो जाया करती थी कि कुछ ऐसे इंसान को रखे जो होम रूल, मतलब जो स्वराज को सपोर्ट करता है, मतलब एक गवर्नमेंट अफसर जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर काम करता है, वो मुझ जैसे इंसान को सपोर्ट कर रहा है जो कि आजादी के लिए हक में लड़ता है। तो गांधी जी कहते हैं उस समय बहुत अजीब चीज थी और कोई प्रेफर भी नहीं करता था, लेकिन उस इंसान ने गांधी जी को अपने घर पर रखा। अब ध्यान से देखिएगा, अब गांधी जी स्कोल्डेड बाय द गांधी जी स्कोल्डेड द लॉर्ड्स। अब गांधी जी स्कोल्डेड मतलब डांट लगाएंगे लॉर्ड्स को। अब गांधी जी को पूरा इंसिडेंट पता चल रहा है, समझ में आ रही है कि कैसे क्या है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। तो जो न्यूज थी गांधी जी के अराइवल की, वो आग के जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि चंपारण में पर्टिकुलरली लोग उनको देखने आते हैं कि एक महात्मा आया है जो उनके हक में लड़ाई करेगा। तो जो जब गांधी जी मिलते हैं मुजफ्फरपुर के लॉर्ड से, तो दे टोल्ड हिम, वो उनको केसेस के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि पर्टिकुलर, वो बताते हैं कि हम इन शेयर क्रॉपर से कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं एज अ फी। तो गांधी जी उनको डांटते हैं कि इतना ज्यादा पैसा ले रहे हो तुम इन गरीब लोगों से, इन पुअर शेयर क्रॉपर से। और गांधी जी इस कंक्लूड की तरफ पहुंचते हैं कि पीजेंट्स को क्रश, मतलब कुचला जा रहा है और ये डरे हुए हैं, और अब कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट में इनको न्याय नहीं मिलने वाला है। तो गांधी जी इनको रिलीफ दिलाने के लिए अपना खुद का एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। यार इस मूवमेंट को ना बुक में सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहा हुआ है। ठीक, एक्चुअल में नहीं है लेकिन बस कहा हुआ है, तो आप याद रखिएगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। तो व्हाई डिड गांधी फील, तो गांधी जी को ऐसा क्यों लगता है कि पर्टिकुलरली टेकिंग द चंपारण, अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि गांधी जी को ऐसा क्यों लगा कि चंपारण की कोर्ट में केस को लेकर जाना यूजलेस है। तो आप बता दीजिएगा कि गांधी जी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि गांधी जी देख चुके थे कि इन लोगों को ब्रिटिशर सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो न्याय शैली है उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेगी। अगर करना होता तो आज से पहले इन लोगों ने लॉर्ड्स को इतना फीस दिया तो इनका केस सुलझ जाना चाहिए था। तो गांधी जी अपना ही एक नया तरीका निकालेंगे ताकि इनको क्या क्या दिलवाया जा सके, कंपनसेशन। अब ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर एक नई कहानी फिर से स्टार्ट होती है। अब वो इस कहानी क्या, वो ये आपको यहाँ पर पढ़ते पढ़ते पता चलेगी। यार ये स्टोरी ना एक्चुअली में ना कंटिन्यूटी में नहीं चलती, इस स्टोरी में इंसिडेंट्स हैं, इंसिडेंट 1, इंसिडेंट 2, इंसिडेंट 3। तो आप उलझेगा मत, मैं एक के बाद स्मूथली स्मूथली शिफ्ट मारता जा रहा हूँ। मैंने जानबूझ के टॉपिक्स को इसी तरीके से बाइफोकेट किया कि आपको एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड स्टोरी एक पर्टिकुलर टॉपिक में मिल जाए। क्लियर, चलिए यार अगर तुम्हें डेफिनेटली वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं इस तरीके का कंटेंट बनाने में। तो गांधी जी अराइव, तो गांधी जी आपका चंपारण में पहुंचते हैं। ही विजिटेड, तो वो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के घर जाते हैं। मतलब गांधी जी चंपारण पहुंच गए, और गांधी जी कहां पर गए, जो सेक्रेटरी थे उसमें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, मतलब जो सिस्टम चलता था उसके जो सेक्रेटरी थे वहां पर पहुंचते हैं, ताकि जो फैक्ट्स वगैरह है, जो तथ्य हैं उसको कलेक्ट कर सकें। ही वॉज मेट विद रेजिस्टेंस, मतलब उनको बहुत अजीब लगता है, वो इंसान जैसे उनसे मिलना ही नहीं चाह रहा, रेजिस्ट कर रहा हो। जो सेक्रेटरी थे वो बोलते हैं कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी आउटसाइडर को नहीं देंगे, मतलब बाहर के इंसान को कुछ नहीं बताएंगे कि क्या चलता है। गांधी जी उसका जवाब देते हुए कहेंगे कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, वो इंडियन ही है। ही देन, फिर वो ब्रिटिश कमिश्नर के पास जाएंगे। अब ये क्या यार, आज से पहले ना तहसील हुआ करती थी, कि आप सिंपल शब्दों में इसको रख लीजिएगा, अगर आपको तहसील पता है तो वेल एंड गुड। तो उस समय एक डिवीजन था, तिरहुट डिवीजन। उस तिरहुट डिवीजन के अंदर आपका क्या पड़ता था, चंपारण। उस तहसील में आपका क्या पड़ता था, चंपारण। तो गांधी जी रिपोर्टेड, तो गांधी जी रिपोर्ट करते हैं ही वॉज बुलिड, कि मतलब उनको क्या किया गया, मतलब गांधी जी बताते हैं कि उनको ऐसा कहा गया, उनकी मजाक बनाई गई, और उनको कहा गया कि जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाइए। गांधी जी इंस्टेड ऑफ लिविंग प्रोसीड, मतलब गांधी जी क्या करेंगे, जाने के बजाय मोतिहारी चले जाएंगे, जो कि चंपारण की कैपिटल थी। आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि बिहार की कैपिटल तो पटना है, बिहार के अंदर चंपारण पड़ता है। इनिशियली बता चुका हूँ कि उस समय बिहार एज अ स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसलिए अलग अलग मेंशन है। ठीक, तो रलिएगा मत। तो अगर मैं पूछता हूँ कि चंपारण की कैपिटल क्या थी, मोतिहारी, और जब उनको सपोर्ट नहीं दिया जाता गांधी जी को, उनको कुछ बात नहीं पता चलती, तो वो चंपारण से कहाँ के लिए निकल जाते हैं, मोतिहारी के लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब होगा क्या, जैसे वो मोतिहारी जाएंगे तो पर्टिकुलरली बहुत सारे लोग उनका मतलब स्वागत के लिए भी खड़े हुए थे। और अब होगा क्या, यूजिंग अ होम, वो क्या करेंगे पर्टिकुलरली, हेडक्वार्टर, मतलब कोई घर होगा उसको हेडक्वार्टर बनाएंगे, और वहां से अपने इन्वेस्टिगेशंस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एक रिपोर्ट आएगी कि जो पीजेंट्स था उसको मिसट्रीट किया गया, यहाँ पर मालट्रीटेड गलत है, मिसट्रीट किया गया नियर बाय विलेज में, मतलब उसके साथ मारपीट की गई। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो खुद से जाकर इस मैटर को चेक करेंगे। ऑन द वे जब वो रास्ते में थे तो उनको एक पुलिस, होगा क्या, जब गांधी जी निकलेंगे ना तो गांधी जी एलिफेंट, हाथी के ऊपर बैठकर निकलेंगे, और उनके साथ बहुत सारी भीड़ भी जा रही थी। तो अचानक से एक ब्रिटिश ऑफिशियल आएगा और वो उनको रोककर कहेगा गांधी जी को, आप इनके साथ आगे नहीं जा सकते, आप उतरकर यहाँ से वापस लौट जाइए। तो गांधी जी क्या करते हैं उस केस में, तो गांधी जी उस लेटर को पढ़ते हैं और मैं कहते हैं कि मैं डिसोबे करता हूं, मैं लौटूंगा नहीं, मैं जाकर देखूंगा कि क्या हुआ। तो गांधी जी ने एक लीगल केस अपने पंगा ले लिया, समझ रहे हो तो कि पूरा केस क्या हुआ। अब होगा कि क्या कि गांधी जी ने क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन किया, तो गांधी जी के नाम पर एक केस फाइल हो जाएगा, और गांधी जी को कोर्ट से समन, समन मतलब समझते हैं, बुलाया जाएगा कि आप कोर्ट में आइए, आपकी पेशी है, आपने जो लॉ ब्रेक किया उसके चलते आपके ऊपर क्या चला जाएगा, केस। अब यहाँ से इंसिडेंट बनता है, ध्यान से देखना। उस रात पूरी गांधी जी सो नहीं पाए क्योंकि उनके ऊपर एक केस फाइल हो चुका था। वो टेलीग्राफ करते हैं, टेलीग्राम समझ गए ना, पर्टिकुलरली उस चिट्ठी भेजते एक तरीके से। जो उस समय के अमीर लोग थे जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, वो पटना से आते हैं, और कुछ इन्फ्लुएंशियल पावरफुल फ्रेंड्स को वो बुलाते हैं, एंड सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और वो आश्रम में इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं। मतलब कि पर्टिकुलरली फुल रिपोर्ट बताते हैं वाइसरॉय की कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से उनके साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट डे
अगले दिन कुछ, अब देखो ये इंसिडेंट देखना कितना खतरनाक होगा, मैंने लगाया भी हुआ है। एक्चुअल में रियल इमेजेस तो नहीं मिली, लेकिन उस तरीके से रिलेट करती हुई इमेजेस है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई है। कि हुआ क्या कि अगर आप समझने की कोशिश करें तो जब अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में जाना था, तो गांधी जी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और ये लोग इसलिए सपोर्ट करने आते हैं क्योंकि इनको पता चला था कि कोई महात्मा इनको बचाने के लिए आया है। अब वो महात्मा खुद दिक्कत में पड़ गया, तो ये लोग गांधी जी को बचाने के लिए आएंगे। गांधी जी फेल्ट दैट, गांधी जी को लगेगा कि यहाँ से शुरुआत हो चुकी है लिबरेशन, मतलब जो लोगों के मन में डर था ब्रिटिशर्स को लेकर, वो डर निकल रहा है। और ऑफिशियल्स फेल्ट, और पहली बार ऑफिशियल्स को पावरलेस लगेगा कि वो इतनी बड़ी भीड़ को रेगुलेट नहीं कर सकते, और वो भीड़ सिर्फ एक इंसान की बात सुन रही थी, किसकी? गांधी जी। गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, जो गवर्नमेंट थी वो हिल चुकी थी। जो ट्रायल था उसको पोस्टपोन करने की कोशिश की जा रही थी कि नहीं हम केस को पोस्टपोन कर देते हैं, कि लेकिन गांधी जी मना करेंगे कि नहीं आप केस को पोस्टपोन मत कीजिए। वो कहेंगे चलेगा, हम एक काम करते हैं, 2 घंटे बाद सुनवाई करेंगे, 120 मिनट्स का ब्रेक रखते हैं, तो इस बीच आप अपनी बेल के लिए फाइल कर दीजिए। तो गांधी जी कहेंगे नहीं, मैं बेल के लिए फाइल नहीं करूंगा। तो अब इतनी ज्यादा भीड़ थी और देखकर पता चल रहा था कि ऑफिशियल्स डर चुके हैं, तो वो कहेंगे ठीक है चलेगा, हम आपको फ्री करते हैं। फिर 2 घंटे बाद मीटिंग हेल्ड होती है, और वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, फिर जो केस है, केस सुना जाता है, जो मजिस्ट्रेट मतलब लोकल जज थे, वो पूरे के पूरे केस को सुनते हैं, और फिर वो फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि चलिए एक काम करते हैं, आप आपका जो केस है वो अगली सुनवाई में सुनेंगे। और कुछ टाइम बाद जो गांधी जी के ऊपर से केस था उसको क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप क्यों किया जाएगा, रीजन तुम्हें क्लियर होगा, क्योंकि गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अगर ये लोग कुछ भी गांधी जी के अगेंस्ट डिसीजन देते, तो वो जो भीड़ थी वो मतलब बेकाबू हो सकती थी, और ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या पहुंचा सकती थी, चोट। तो उनके मन में डर था, जो कि कहीं ना कहीं में एक बार दिखा। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे बनेगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है जो मैंने बताई है, बेफिक्र रहेगा। अगर आपने डिटेल समझ लिया, आपको लग रहा है कि भूल जाएंगे, आपको बस नोट्स को गो थ्रू कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी से मैंने लाइन ऐड की है, क्यों क्वेश्चन बनता है दिखेगा। तो जब गांधी जी के ऊपर ट्रायल चलता है ना, तो गांधी जी कुछ बात कहते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। तो गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। वो तो गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि डिले मत कीजिए, अगर मैं गिल्टी हूं तो मुझे सजा दीजिए। गांधी जी कह रहे हैं दो मुझे सजा, लेकिन वो डर रहे नहीं। तो वो कोर्ट को कहते हैं कि इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब ऐसा नहीं है कि वो एक कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, मतलब वो एक सोच में पड़ गए थे। मैंने मुझे उसी तरीके से लगाई कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि एक तरफ तो वो बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे, बुरा एग्जाम्पल की लॉ को ब्रेक करें, और दूसरी तरफ जो इंसानियत के प्रति और जो देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर कहीं पर किसी को मारा पीटा गया तो वो जाकर देखें। तो वो कहते हैं वो अपने देश को चुनते हैं, तो वो ऐसा नहीं कहते कि मैंने कुछ गलत किया, मेरे सामने एक दुविधा थी तो मैंने अपने देश को चुनना पसंद किया। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। तो ये तो समझ गए, ये वाली कॉन्सेप्ट वाली बात की मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा दिया, आंसर गो थ्रू कर लीजिएगा। गांधी जी इन्फ्लुएंसेस द लॉयर। देखो अब होता क्या है, एक्चुअली में मैंने आपको ये तो बता दिया कि कुछ समय बाद गांधी जी से वो केस हटा दिया जाता है, लेकिन जब वो केस गांधी जी के ऊपर चल रहा था, तो उसके बाद क्या होता है, पर्टिकुलरली जो लॉर्ड्स थे वो बातचीत कर रहे थे कि अगर गांधी जी जेल चले गए तो हम अपना घर चले जाएंगे। तो गांधी जी उनको डांट लगाते हैं कि क्या बात कर रहे हो, मतलब इतने सारे लोग, इतना सब कुछ हुआ, और तुम ये कह रहे हो कि तुम इन पीजेंट्स को छोड़कर बीच में चले जाओगे, ये गलत कह रहे हो तुम। तो वो जो आपके एडवोकेट्स थे, लॉर्ड्स थे, वो गांधी जी की बात को सुनकर काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर गांधी जी आप जेल गए तो हम भी आपके साथ क्या जाएंगे, जेल। और यहाँ से पर्टिकुलरली गांधी जी क्या बोलते हैं कि जो बैटल ऑफ चंपारण है वो क्या हो चुके हैं, जीत चुके हैं। तो यहाँ पर एक सवाल बन जाता है, सवाल इस तरीके से पूछ लेते हैं, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। तो गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, समझ गए क्यों कहा, क्योंकि जो एडवोकेट्स जो लॉयर्स थे वो सब अब किसके सपोर्ट में आ चुके थे, गांधी जी के। क्लियर पड़ेगा आपको, टॉपिक क्लियर होगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं क्या है। आई इट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी। देखो वही मैं बताया कि थाउजेंड्स की भीड़ थी, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्होंने की केस किया था गांधी जी पर, उनको हटाना पड़ जाता है। तो वही चीज यहाँ पर कहा हुआ है कि जो प्रेशर था पीपल का वो बहुत ज्यादा था, वो बढ़ता जा रहा था, और जज भी नहीं चाहते थे एग्रीगेट, मतलब इस सिचुएशन को बिगाड़ा जाए। तो फाइनली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना केस किया था, वो अपना केस हेल्पलेस, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो गांधी जी के अगेंस्ट केस था वो हटा दिया जाता है, और गांधी जी को बिना विदाउट एनी बेल जो है आपको क्या मिल जाती है, मतलब फ्रीडम। मतलब गांधी जी के ऊपर से जो केस चल रहा था बिना किसी मीटिंग बिना किसी ट्रायल के बहुत इजीली क्या हो जाता है, रिमूव। अब ध्यान से देखना, अब गांधी जी का फिर से वापस से फुल फोकस किसकी तरफ आ जाएगा, जो चंपारण बैटल था उसकी तरफ। अब देखो समझो क्या है, सिविल डिसओबीडियंस टर्म्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर समन्स गांधी। अब होगा क्या कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, समन मतलब वो गांधी जी को बुलाएगा, ट्रम्प वैसे जीत को बोलते हैं, एक्चुअली में क्या हुआ वो तुम्हें केस में पता चलेगा। सुनो, गांधी वॉज इन्फॉर्म, तो गांधी जी को बताया गया कि उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस प्रोविंस उस हिस्से के हैं वो बुला रहे हैं। ठीक, सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प फॉर फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, इंक्वायरीज इनटू ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स ओवर अ वाइड एरिया बिगन। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कहा हुआ है, कि जो कोर्ट का केस था वो उनके ऊपर से हट गया था, और गांधी जी को लगा कि पहली बार मॉडर्न इंडिया में किसकी जीत होने लग रही है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि किसको कहा गया, इंक्वायरीज। तो जो शिकायतें थी, ग्रीवेंसेस बोलते हैं, जो शिकायतें थी फार्मर्स की, उस पर इंक्वायरी को स्टार्ट किया जाएगा। कम से कम 10,000 टेस्टिमोनियल्स, मतलब रिपोर्ट्स को तैयार किया जाएगा शॉर्ट नोट्स में एज एन एविडेंस कि उसके साथ कितना गलत हो रहा है। वेल होल एरिया थ्रो विद एक्टिविटी, मतलब हर जगह पर आप देख रहे थे कि लोग गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, पता चल रहा था कि लैंडलॉर्ड्स गलत कर रहे हैं। तो लैंडलॉर्ड्स ने प्रोटेस्ट भी किया इंक्वायरीज के अगेंस्ट। जून में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय के, जिनका नाम क्या था, सर
एडवर्ड गेट, वो गांधी जी को बुलाएंगे, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया। गांधी जी उनके साथ जाएंगे, डिटेल प्लान बनाएंगे सीडीएम का, और यहाँ पर एक प्लान पहले बन जाता है कि अगर गांधी जी वहां जा रहे हैं, रिस्क ये हो सकता है कि गांधी जी को मार दिया जाए, गांधी जी लौट करना है, तो गांधी जी पहले बताकर जाते हैं कि अगर वो वहां से वापस नहीं आए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मीटिंग के साथ, मतलब तो फिर क्या किया जाए। तो यहाँ पर होता है कि पर्टिकुलरली मतलब सीडीएम को स्टार्ट कर दीजिएगा अगर मैं लौट कर नहीं आता। अब ध्यान से देखना, लेकिन वो लौट कर आएंगे तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो 4 प्रोटेक्टेड बोलते हैं लॉन्ग बड़ी बड़ी मीटिंग्स करेगा, किसके साथ, गांधी जी के साथ, और पर्टिकुलरली एक ऑफिशियल कमीशन को भी अपॉइंट करेगा कि इस सिचुएशन को क्या किया जा सके, इंक्वायर। और गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव थे पीजेंट्स के उस कमीशन में। एक तरफ थे आपके इंग्लिशमैन, एक तरफ थे आपके लैंडलॉर्ड्स, वो भी इंग्लिशमैन थे, और पर्टिकुलरली एक तरफ कौन थे, आपके गांधी जी। तो केवल गांधी जी ही थे जो कि पर्टिकुलरली किसमें हित या किसके हक में बातचीत करने वाले थे, पीजेंट्स। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होगा, गांधी जी का एग्रीमेंट क्या था। जो एविडेंस था लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट वो ओवरवेलमिंग, मतलब वो काफी था इस चीज को साबित करने के लिए कि जो लैंडलॉर्ड्स ने किया वो गलत किया। दे आस्क, वो गांधी जी से कहते हैं हाउ हाउ मच दे शुड रिपे, कि आप कितना रिपे करोगे, मतलब दे आस्क कि आपको कितना चाहिए। अच्छा, लोगों को लगा था कि गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे कि पूरा पैसा वापस दे दीजिए जो आपने इलीगली और डिसाइडफुली मतलब बेवकूफ बनाकर एक्सटॉर्ट, मतलब किससे लिया, शेयर क्रॉपर से। लेकिन गांधी जी केवल 50% का बोलते हैं, और लैंडलॉर्ड्स कितना ऑफर करते हैं, 25%। मतलब गांधी जी ने कहा 100 रुपए का नुकसान है तो 50 दे दीजिए, और लैंडलॉर्ड ने कितना कहा कि हम सिर्फ कितना देंगे, 25। हर कोई सरप्राइज हो गया कि गांधी जी ने पूरा क्यों नहीं मांगा। अब गांधी जी आगे एक्सप्रेशन देंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं कि अमाउंट ऑफ रिफंड कितना पैसा मतलब डील कहां पर फाइनल हुई, अगर तुम पूछो 25%। तो गांधी जी बोलते हैं ये मैटर नहीं करता कि कितना पैसा मिल रहा है, मैटर ये करता है कि ब्रिटिशर्स कुछ पैसा दे रहे हैं अपनी इज्जत को नीचे, प्रेस्टीज मतलब अपनी इज्जत को नीचे रखकर। और इस इंसिडेंट के बाद पीजेंट्स के मन में भी एक ख्याल आएगा कि फाइनली ब्रिटिशर्स को झुकाया जा सकता है, कुछ इसी प्रकार से। यार अगर तुम्हें पता है ना कि ये काम हो सकता है, किसी ने पहले किया, तो आपको लगेगा कि मैं भी कर सकता हूं। तो गांधी जी कह रहे थे कि पहली बार ब्रिटिशर्स का जो डर है लोगों के मन से निकल रहा है। तो यहाँ पर पैसा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने ब्रिटिशर्स को हराया, ब्रिटिशर्स को झुकाया, और पीजेंट्स के मन में एक रे ऑफ होप, एक आशा की किरण डाली कि जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, भारत देश से निकालकर फेंक सकते हैं बाहर। चलो क्लियर। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो ध्यान से देखना, गांधी जी की एक थग लाइफ इमेज है। तो व्हाट व्हाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो गांधी जी थे वो चंपारण के एपिसोड को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। तो वो ये बताते हैं कि जो चंपारण का एपिसोड था वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि पहली बार एक सक्सेसफुल, अभी तक अगर ब्रिटिशर्स को कहीं पर हराया या फिर झुकाया गया था तो पहली बार ये हुआ था। और ये एक ऑर्डिनरी अटेम्प्ट भी था पुअर पीजेंट्स के द्वारा जो उनके साथ इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको हटाने का। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो लोगों के मन में डर था उसको हमने वाइप मतलब हटाया। तो गांधी जी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। यार सीडीएम समझ गया ना मैं किसको बोल रहा हूँ, चंपारण, चलेगा। अब ध्यान से देखना, केस तो खत्म हो चुका है, लेकिन गांधी जी जो थे वो बिहार के बारे में कुछ और चीज के बारे में मालूमात करते हैं। तो वो ध्यान से देखना क्या है। तो जो पुअर कंडीशन थी वो चंपारण में क्या थी, मतलब कितनी चीजें बेकार थी। तो अगर एजुकेशन की बातचीत की जाए तो गांधी जी वांटेड टू डू समथिंग। तो गांधी जी कुछ चाहते थे कि जो बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट है जो इतना पिछड़ा हुआ है, कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है, उसको लेकर कुछ इमीडिएटली स्टेप्स लिए जाए। अब ध्यान से देखना, वो वॉलंटियर्स मतलब कुछ ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो फ्री में काम कर सके। गांधी जी ना कभी भी गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातों पर बातचीत नहीं किया करते थे। वो बेसिक मूल मंत्र पर बातचीत किया करते थे कि जो उनके बस में है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर बड़े बड़े वादे नहीं। जितना हम अपने बेसिक लेवल पर कर सकते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गांधी जी क्या करते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, जो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस देखते हैं चंपारण विलेज में, तो वो चाहते थे कि वहां पर वो कुछ करें। तो वो अपील करते हैं 2 टीचर से, एक महादेव देसाई और एक नरहरी परिख, जो कि यंग मैन थे, जो गांधी जी को ज्वाइन करते हैं। और वो लेटेस्ट उनके डिसिपल मतलब चेले बने थे। उनकी वाइफ भी आती है वॉलंटियर मतलब काम को सपोर्ट करने के लिए, और भी कुछ लोग आ जाते हैं बॉम्बे से, पूना से और डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और यहीं पर जो उनकी वाइफ थी कस्तूरबा और जो उनका सबसे यंगेस्ट बेटा था देवदास, वो भी आता है ताकि वो गांधी जी की क्या कर सके, मदद। और देखते देखते गांधी जी वहां पर कितने स्कूल को खोल देते हैं, 6। तो ये गांधी जी ने वहां पर एजुकेशन के लिए किया। अब क्लीनलीनेस के लिए देखिएगा गांधी जी ने क्या किया। तो कस्तूरबा कस्तूरबा जो कि उनकी पत्नी थी, वो आश्रम के रूल्स बताती है, समझाती है कि पर्सनल क्लीनलीनेस को कैसे रखना है और कम्युनिटी मतलब साफ सफाई किस तरीके से रखनी है। और वहां पर हेल्थ के लिए क्या क्या किया जाता है। तो एक कैस्टर ऑयल, एक क्विनाइन, ये टैबलेट या सिरप कुछ भी हो सकता है, और एक सल्फर ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट समझते हैं ना आपका मतलब जिसको कहते जाता है, वो भी लेकर आ जाता है जो लोग बीमार है उनके लिए। तो यहाँ पर कहा भी हुआ है कि जिसकी भी कोटेड टंग थी तो उसको क्या दे दिया जाता था, कैस्टर ऑयल। ठीक, जिसको भी पर्टिकुलरली मलेरिया फीवर होता था उसको क्यूनाइन प्लस कैस्टर ऑयल देते थे। जिसको स्किन इरप्शंस मतलब समझ के ना, खाज खुजली कुछ इस तरीके की चीज हुआ करती थी, तो उसको ऑइंटमेंट प्लस क्या दिया जाता था, कैस्टर ऑयल। अब यहाँ पर फटाफट से वीमेन की कंडीशन देखते हैं। क्या मुझे पता है तुम टॉपिक में काफी बोर हो चुके हो, लेकिन यार चैप्टर ही इतना लेंदी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे भी इन डेप्थ समझाना है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर कहीं पर कोई भी क्वेश्चन बन गया तो आपको क्लियर हो। चलिए, तो वीमेन की कंडीशन देखते हैं क्या है। तो गांधी जी नोटिस करते हैं फिल्दी फिल्दी मतलब काफी बेकार स्टेट किसके, विमेन की क्लोथ्स की। तो गांधी जी अब खुद तो नहीं जा सकते, तो गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा को भेजते हैं कि भाई पता लगाओ कि इनकी क्या कंडीशन है। तो एक विमेन कस्तूरबा को अपने घर में लेकर जाती है, और वो उसको दिखाती है कि उसके बॉक्सेस में सिर्फ एक, उसके पास कोई कबर्ड नहीं है कमरे में, मतलब कोई अलमीरा वगैरह नहीं है। और वो कहती है जो साड़ी उसने पहनी है बस उसके पास वही है। तो यहाँ पर पता चलता है कि उस समय पर विमेन की कंडीशन कितनी बेकार थी। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, हालांकि अब जो गांधी जी थे वो आपका चंपारण में थे, लेकिन उनका गुजरात में आश्रम भी था। तो वो रेगुलरली जो आपका पोस्ट है चिट्ठी से वहां पर इंस्ट्रक्शंस भेजते रहा करते थे
अपने अकाउंट्स वगैरह मंगाते रहते थे कि अकाउंट्स वगैरह सही है कि नहीं। और ये भी कहा हुआ है कि गांधी जी ये भी बोलते हैं कि जो टॉयलेट का गड्ढा है उसको एक नए गड्ढे में कन्वर्ट कर दीजिएगा, वरना पुराने वाला गड्ढा बास मारने लग जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस गांधी जी ने ऐसा कहा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। ही एक्सप्लेन, वो बोलते हैं दैट व्हाट ही डिड वाज एन ऑर्डिनरी थिंग, मतलब जो गांधी जी करते थे वो बहुत बेसिक लेवल पर किया करते थे। और गांधी जी कहीं ना कहीं सिर्फ ब्रिटिश, और गांधी जी कभी भी किसी ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे, गांधी जी हमेशा किसके खिलाफ थे? गलत। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो चंपारण बस एक अटेम्प्ट था पीजेंट्स को फ्री करने से, वो भी एक्सप्लॉयटेशन। और ये ही डिड नॉट बिगन एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। डिफाइंस मतलब उन्होंने किसी इलीगल या फिर गलत तरीके से नहीं किया, बस जहां पर भी गलत होता है वो उस चीज के अगेंस्ट बातचीत करते हैं सही तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से। और ये गांधी जी का पैटर्न और पॉलिटिक्स रहा है जो कि इतने लंबे समय से चलता आ रहा है, अपने क्लास 10 में पढ़ा भी होगा सत्याग्रह के नाम से। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, सेल्फ रिलायंस द मेकिंग ऑफ फ्री इंडिया। अब यहाँ पर होगा क्या, गांधी जी को गुस्सा आएगा, तो इमेज काफी मुझे सही लगी तो मैंने लगा दिया। तो अब ध्यान से देखना, मतलब गुस्सा नहीं आ गया कि इंसिडेंट देखो क्या है। इन ऑल द थिंग्स, तो जो सब कुछ गांधी जी ने किया, तो गांधी जी एक नए फ्री इंडिया को बनाना चाहते थे जो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। अब गांधी जी के ना एक चेले थे, एक डिसिपल थे, ये इंग्लिशमैन थे, चार्ल्स पियर एंड्रयूज। ये एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट किसको बोलते हैं? वो इंसान जो किसी भी तरीके से वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, हर एक चीज में नॉन वायलेंट तरीके से, जो कि गांधी जी की सोच थी कि वायलेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस तरीके से चीजों को करेंगे, तो उसको पैसिफिस्ट कहा जाता है। तो वो आपके फिजी जाने वाले थे, फिजी एक आइलैंड नेशन है, उनकी ड्यूटी लगने वाली थी, तो वो वहां पर जाने से पहले गांधी जी से आकर मिलते हैं चंपारण में। तो जो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड थे उनको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है कि एक तरफ ब्रिटिशर्स है, एक तरफ गांधी जी है, तो गांधी जी वर्सेस ब्रिटिशर्स हो रहा है, तो अगर कोई इंग्लिशमैन जैसे कि ये वाला इंसान जिसका मैंने जिक्र किया, अगर गांधी जी के साथ आकर मिल जाए तो ये वॉर जीतना आसान हो जाएगा। वॉर जो कि चल रही थी कोर्ट के थ्रू और बाद में किसके थ्रू? इंक्वायरी के थ्रू। तो जो एंड्रयूज थे वो भी कहते हैं कि हाँ वो गांधी जी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बट गांधी जी वॉज विमेंटली अपोज्ड। अपोज मतलब विमेंट मतलब गांधी जी को बड़े सख्त और गुस्से से अपोज करता है, नहीं हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये शायद वो बोलते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि यार ये अनइक्वल फाइट तुम्हें हेल्पफुल होगी? और वो बताते भी कि पर्टिकुलरली हमारी लड़ाई हमारी खुद से है और हम किसी भी इंग्लिशमैन का सपोर्ट नहीं लेंगे। अगर हमें काबिलियत है तो हम इस लड़ाई को जीतेंगे, किसी भी तरीके से किसी भी इंग्लिशमैन का सपोर्ट लेने वाले नहीं है। और वो एक ही बात बोलते हैं, जब लड़ाई सही के लिए और गलत के खिलाफ हो तो बस आपको अपने ऊपर यकीन रखना और आपको जीत मिल जाएगी। और यहाँ पर वो बताते हैं कि जो उस समय के आपके एडवोकेट थे जो कि बाद में जाकर प्रेसिडेंट में बने, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, एक कमेंट भी करते हैं एंड वी हैड नो रिप्लाई, कि मतलब मिस्टर प्रसाद ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं था, कि गांधी जी ने अपने ही तरीके से हमें एक लेसन सिखाया कि खुद पर हमेशा यकीन रखो, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर रहो। और इंडिया की इंडिपेंडेंस जो है वो गांधी जी ने पर्टिकुलरली किस तरीके से दिलानी स्टार्ट करी, एक मूवमेंट के साथ। और कहीं ना कहीं ये पहला मूवमेंट था जहां पर कि हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने किसको झुका दिया? गांधी जी। क्लियर। चलो सॉरी, ब्रिटिशर्स ने नहीं, गांधी जी ने किसको झुका दिया? ब्रिटिशर्स। अब ध्यान से देखिएगा, तो मुझे लगता है कि आपको स्टोरी तो क्लियर हुआ होगा। फटाफट से एक बार पीवाईक्यूज की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि पर्टिकुलरली पीवाईक्यूज में क्या कहा हुआ है। देखिए ये दो क्वेश्चन आपको पता है किसके रहेंगे? सैंपल पेपर के, जो कि कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होंगे। और जो लास्ट वाला आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो किसका रहने वाला है? आपका प्रीवियस ईयर का। तो देखो कितना आसान है। तो सिविल डिसओबीडियंस की टर्म मतलब जीत, पहली बार जो मॉडर्न इंडिया में हुई थी वो कब और कैसे हुई थी? 5 मार्क्स में आया वो क्वेश्चन है, तो जो आपने पूरी की पूरी कहानी पढ़ी बस उसी को क्या कर देना? एक्सप्लेन। क्लियर। चलिए तब देखते हैं क्या है। व्हाट वेल तो चलिए एक बार सैंपल क्वेश्चंस में देख लेते हैं क्या है। तो जैसे पहला क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट फैक्टर्स वर लार्जली इंस्ट्रूमेंटल इन द विक्ट्री ऑफ पीजेंट्स इन इंडिगो। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि जो इंडिगो में पीजेंट्स की विक्ट्री हुई, इंडिगो नहीं चंपारण में पीजेंट्स की विक्ट्री इंडिगो को लेकर वो क्या थी? तो आप बताएंगे बस गांधी जी की जो सिस्टमेटिक अप्रोच थी कि गांधी जी ने सिस्टमेटिकली चीजों को एनालाइज किया, सिस्टमेटिकली वो मोतिहारी गए, सिस्टमेटिकली मुजफ्फरपुर गए, वहां पर चीजों को ऑर्गेनाइज किया, समझा, जो आपके एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया, जो पीजेंट्स थे उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया। बस इस सब सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू आपको गांधी जी को क्या देखने को मिल गई? विक्ट्री। किस चीज को लेकर? इंडिगो। क्लियर है? कैसे एक्सप्लेन करना चलेगा? पढ़ लीजिएगा, 2 मार्क्स में आया हुआ सवाल है, आएगा नहीं क्योंकि सैंपल पे क्वेश्चन पेपर है जो कि डिफिकल्ट होते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद रिकॉर्डेड अपशॉट ऑफ द लॉयर कंसल्टेशंस इन मोतिहारी। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। हुआ क्या था कि जो मोतिहारी जो कि कैपिटल थी चंपारण की, वहां पर जो लॉयर्स थे उनको गाइड करते हैं राजेंद्र प्रसाद। वो क्या बोलते हैं कि यार ये इंसान जो गांधी जी, ये कहाँ से? गुजरात से यहाँ पर हम लोगों की मदद करने आया, इसका यहाँ पर कोई भी अपना कुछ मतलब नहीं है, ये सेल्फलेस हमारी हेल्प कर रहा है। तो एक इंसान इतनी दूर से हमारे लिए जेल में जाने को तैयार है, तो क्या हम लोग इससे मोटिवेट नहीं हो सकते? और फिर ये वो टाइम था कि सब जो एडवोकेट्स हैं वो मोटिवेट होते हैं और इस चीज को फाइनली डिसाइड करते हैं कि अगर गांधी जी जेल में जाएंगे तो हम लोग भी गांधी जी को क्या करेंगे? सपोर्ट। और हम लोग पीजेंट्स को अकेला या गांधी जी को अकेला छोड़कर जाने वाले नहीं है। तो बस ये था। क्लियर? मुझे लगता है कि आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा, कहानी में कोई भी किसी भी तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।